दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल विश्व के इतिहास में अध्याय 59 को, जो कि हम पढ़ेंगे यूरोपीय परिदृश्य के बारे में। यूरोपीय परिदृश्य के बारे में 1919 से लेकर 1923 के बीच के काल में खंड में हम पढ़ेंगे कि यूरोप की स्थिति उस समय किस प्रकार से थी। और ये वही कालखंड है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और उसके जस्ट बाद का ये समय था। तो इसी को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारी वीडियोस पर चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। जाकर उनको देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक किया करिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप में नए राज्यों का उदय। तो ठीक है, यूरोप में कौन कौन से नए राज्य इसी काल में बने थे 1919 से 1923 के बीच में, उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही कई यूरोपीय राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदित हुए थे। ये राज्य थे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। तो ये कुछ राज्य थे जो नए राज्य के रूप में उदित हुए थे। और कुछ नए राज्य जिनमें पुराने राज्य में नए क्षेत्र मिलाने से भी बने, जैसे कि आपका युगोस्लाविया। 1922 में आयरलैंड को, जो इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे विभाजित किया गया और आयरिश फ्री स्टेट को अधिराज्यत्व, जिसे डोमिनियन का दर्जा दिया गया। जबकि उत्तरी आयरलैंड ने, जिसमें 6 काउंटियां थीं, ब्रिटेन से अपना संबंध बनाए रखा। आयरिश फ्री स्टेट ने स्वयं को आयर नाम से एक संप्रभुता युक्त राज्य, जो आगे चलकर आयरलैंड गणतंत्र बना, और घोषित कर दिया। और हंगरी और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग राज्य बन चुके थे। अब देखिए, सर्वसत्तावादी शासनों का भी उदय होता है। तो जिन देशों ने अपने यहाँ सर्वसत्तावादी सरकारें कायम नहीं होने दी, उसमें था स्कैंडिनेवियाई, ठीक है, देशों के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और चेकोस्लाविया थे। लेकिन इन देशों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में 20 लाख बेरोजगार लोग थे। लेबर पार्टी ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कदम उठाने, अमीरों पर भारी कर लगाने, मजदूरी बढ़ाने, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यक्रम आरंभ करके, आवासों की कमी को दूर करके आदि के लिए मुहिम रखी थी। इस काल में फ्रांसीसी सरकार पर बड़े उद्योगपति और बैंकर हावी थे। और फ्रांस की महत्वाकांक्षा यूरोप की परम शक्ति बनने की थी। इस उद्देश्य से उसने जर्मनी के संसाधनों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश शुरू की। नवोदित राज्य चेकोस्लोवाकिया को गणतंत्र घोषित किया गया और जिसका अध्यक्ष, या कह सकते हैं राष्ट्रपति जो था, वो तामस मसारिक बना था। क्या नाम था? तामस मसारिक नाम था। 1919 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया ने एक संविधान को अपनाया और वह अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए। और जहां पूर्वी तथा दक्षिणी यूरोप के ज्यादातर देशों दो युद्ध के बीच के काल में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे, वहीं चेकोस्लोवाकिया का तीव्र औद्योगिक विकास हुआ था। अब देखिए, वाइमार गणतंत्र से आप समझ चुके होंगे कि अब हम लोग जर्मनी के बारे में देखेंगे, जो उस पर थोपी गई थी, क्या कहते हैं, वर्साय की संधि। वही, क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण रूप से वाइमार गणतंत्र पर प्रभाव पड़ा था। देखिए, जर्मनी में 1919 में एक संसदीय गणतंत्र स्थापित किया गया और इसे लोगों ने वाइमर गणतंत्र के नाम से जानते हैं। इसका कारण है यह कि वाइमर नगर में ही उस संविधान सभा का अधिवेशन हुआ जिसमें नया संविधान तैयार हुआ था। इस संविधान में अनेक विशेषाधिकारों से संपन्न एक राष्ट्रपति, संसद के प्रति जिम्मेदार एक चांसलर, जिसे प्रधानमंत्री, तथा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित राइक्सरा नामक संसद की व्यवस्था की गई थी। उग्र राष्ट्रवाद का विरोध करने वाले समाजवादी लोकतांत्रिक दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी प्रबल राजनीतिक दलों के रूप में उभरे। और समाजवादी लोकतांत्रिक दल 1930 तक जर्मनी के शासक दलों में एक था। इस बीच सर्वसत्तावादी मंडलियां तथा दल उभरने भी लगे और वे लोकतंत्र के निंदक थे और वर्साय की संधि को अस्वीकार कर देने की हिमायत करते थे तथा युद्ध की महिमा का बखान किया करते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर उसके स्थान पर तानाशाही स्थापित करने के षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों और साम्यवादियों को दोषी बताया और देश को उनके प्रभाव से मुक्त कराने के लिए हत्याओं और आतंक की योजनाएं बनाई। 1920 में उन्होंने एक साजिश के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की और एक षड्यंत्रकारी संगठन के स्वयं सेवकों तथा सेना में उनके समर्थकों ने बर्लिन पर कब्जा भी कर लिया। समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार को भंग कर दिया गया और कांप नाम से एक व्यक्ति के अधीन एक नई सरकार स्थापित की। किसके नाम से? कांप सर नाम से। आगे देखिए, 1919 में नेशनल सोशलिस्ट
जर्मन वर्कर्स पार्टी, राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन श्रमिक दल का गठन हुआ और जिसे संक्षेप में हम लोग नाजी दल के नाम से जानते हैं। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इस दल ने 1923 में एक विद्रोह करने की कोशिश की, जिसे दबा दिया गया। अब देखिए वाइमार गणतंत्र की आर्थिक समस्याएं क्या थी। तो देखिए जर्मन को मित्र शक्तियों को क्षतिपूर्ति के तौर पर 600 करोड़ पाउंड देने थे। 1921 में उसने 5 करोड़ पाउंड की पहली किस्त चुका दी, लेकिन आगे की किस्तों को पूरी अदायगी करने में वह असमर्थ था। बेकाबू मुद्रास्फीति के कारण जर्मन अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। 1921 का अंत होते होते जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य गिरकर पहले के मुकाबले 50वां हिस्सा रह गया था। पहले 20 मार्क एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर हो गए थे और 1922 में उसमें और भी गिरावट आई। जनवरी 1923 में बेल्जियम और फ्रांस की सेनाओं ने रूर घाटी पर कब्जा कर लिया, जो जर्मनी के कोयला तथा धातु उद्योगों का केंद्र था। उन्होंने यह कार्रवाई जर्मनी के कोयले और इस्पात से अपनी क्षतिपूर्ति की रकमों की भरपाई करने के लिए की थी। जर्मन सरकार ने बेशुमार कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया, जिससे भारी संकट उपस्थित हो गया। 19 नवंबर 1923 तक जर्मन मुद्रा कौड़ी के मूल भी नहीं रह गई थी और अब ब्रिटिश पाउंड की कीमत 5 अरब मार्क हो गई थी। 1923 के अंत में एक मुद्रा सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। सुधार अनिवार्य हो गया था, लेकिन जर्मन लोगों के कई वर्ग के लिए वह विनाशकारी साबित हुआ। एक नई मुद्रा का चलन आरंभ कर दिया गया और इसका मतलब था कि लाखों लोगों की बचतें देखते देखते शून्य हो गई। इससे बुरा हाल मध्य वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग यानी वेतन भोगी लोगों का हुआ और लाखों लोग अचानक निर्धन हो गए और इस विपत्ति से सबसे ज्यादा लाभ नाजी दल को हुआ था। हताश होकर अपने त्राण के लिए बहुत से लोग इस दल की ओर उन्मुख हुए और 1924 में संयुक्त राज्य और अन्य देशों से मिलने वाले ऋणों के बल पर जर्मन अर्थव्यवस्था संभलने लगी। इस इन ऋणों से जर्मनी ने नए सिरे से अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना आरंभ किया और साथ ही क्षतिपूर्ति की रकमें भी अदा करने लगा। अब देखिए इटली में जो है फांसीवाद का उदय अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। याद रखिएगा इटली में फांसीवाद की शुरुआत जब हुई थी तो उसी से प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ने शुरू हो गए थे। इटली में भी युद्ध के शीघ्र बाद के वर्षों के दौरान बेरोजगारी और जनक्षोभ व्यापक रूप से फैला हुआ था। इटली में एक लोकतंत्र विरोधी हिंसक आंदोलन अर्थात फांसीवादी आंदोलन का जन्म हो चुका था। लोकतंत्र विरोधी हिंसक आंदोलन मतलब लोकतंत्र का विरोध करने वाला, तो जिसे फांसीवादी, और फांसीवाद का मतलब ही होता है जो लोकतंत्र समाजवाद और साम्यवाद का विरोध करता है, उसी को कहते हैं। आगे देखिए राष्ट्र के शत्रु माने जाने वाले लोग खासकर समाजवादियों, साम्यवादियों तथा श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलनों के नेताओं को आतंकित करने के लिए सशस्त्र दल खड़े किए गए, जो फांसी कहलाते थे। इटली की औपनिवेशिक तथा महान शक्ति कहलाने की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिन्हें मित्र शक्तियां संतुष्ट नहीं कर पाईं। यूरोप में उसे ऑस्ट्रिया के कुछ प्रदेश मिले थे, लेकिन उपनिवेशों में हिस्सा पाने की उसकी आकांक्षा अतृप्त रह गई। शासक वर्गों को फांसीवादी आंदोलन के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का एक उपकरण नजर आया और नवंबर 1921 में राष्ट्रीय फांसीवादी पार्टी की स्थापित की गई, जिसका नेता किसे बनाया गया था? बेनितो मुसोलिनी को बनाया गया था। हड़तालें तोड़ने और साम्यवादी तथा समाजवादी नेताओं की हत्या करने के लिए हजारों काला कुर्ताधारी ब्लैक शर्ट्स भर्ती किए गए थे। आगे देखिए सरकार बढ़ती हुई फांसीवादी हिंसा की मूक दर्शक बनी रही, मतलब चुप होकर देखती रही, और फांसीवादी 1919 में संसद में एक भी स्थान नहीं जीत पाए और 1921 में उन्होंने 35 स्थान जीते थे। फांसीवादियों ने बोलोना और मिलान नगरों पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया और 24 अक्टूबर 1924 को उन्होंने रोम की ओर प्रयाण मार्च का आयोजन किया था। इन सशस्त्र प्रयाणियों को कुचलने के बदले सरकार ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इटली के राजा बेनितो मुसोलिनी को, जो स्वयं इस प्रयाण में शामिल भी नहीं था, सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया गया। उसने शीघ्र ही तानाशाही अधिकार हस्तगत किए और काले कुर्ताधारी गिरोह द्वारा मचाए गए आतंक के बीच 1924 में चुनाव करवाए और 1926 में सभी गैर फांसीवादी दलों तथा संगठनों को अवैध घोषित करके उन्हें भंग कर दिया गया। अब देखिए 1924 से 1936 तक यूरोप में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनको बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला है कि यूरोप पर महामंदी का प्रभाव, क्योंकि इसी दौरान जो है महामंदी भी शुरू होती है, जिसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। देखिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। 1920 के दशक के मध्य से आर्थिक समुत्थान का जो दौर आरंभ हुआ वह 1929 में समाप्त हो गया। 1929 तिल की कालावधि को दुस्वप्न की शुरुआत का
दुखद स्वप्न की शुरुआत कहा गया और यह दुखद स्वप्न 1933 तक जारी रहा, जिसके बाद फिर से इसके समुत्थान का काल आरंभ हुआ था। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर उपस्थित संकट 1929 में संयुक्त राज्य में आई महामंदी का सीधा परिणाम। तो याद रखिएगा, यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर थी, और जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका डगमगा गया तो वैसे ही यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी डगमगा गई। आगे देखिए, अमेरिका ने यूरोप को कर्ज देना बिल्कुल बंद कर दिया और लगातार कर्ज मिलते रहने से जिन देशों की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था उन पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, जैसे कि जर्मनी। अमेरिका की तरह ही यूरोप में भी उद्योग धंधे बंद होने लगे और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। 1932 में जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे और लगभग आधी आबादी विपन्न थी। ब्रिटेन में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख थी और जो यूरोपीय देश बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान रहे उन पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ था। उनका सारा दारोमदार उनके कृषि उत्पादों के निर्यात पर निर्भर था। कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट से उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हर देश ने अपने यहाँ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए और जिसके गंभीर परिणाम हुए। यूरोप के आर्थिक संकट के राजनीतिक परिणाम लोकतंत्र के लिए विनाशकारी साबित हुए और इस काल के समाप्त होते होते यूरोप के अधिकांश देशों में सर्वसत्तावादी, अर्ध फांसीवादी तथा फांसीवादी शासन कायम हो चुके थे और जिन देशों में लोकतंत्र बचा भी रहा उनमें भी फांसीवादी शक्तियों का जोर बढ़ा। जर्मनी में आधुनिक काल का सबसे बर्बरतापूर्ण शासन स्थापित हुआ और वह शासन जो है नाजियों का शासनकाल था। अब देखिए, ब्रिटेन का घटना चक्र देखेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से जो घटनाएं हुई उनको देखेंगे अब हम लोग। अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के वादे के बल पर 1924 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की प्रथम सरकार बनी। वह कुछ भी करके नहीं दिखा पाई और 10 महीने में ही समाप्त हो गई। भय फैलाने के लिए लिखे गए एक जाली पत्र ने इस सरकार के पतन में कुछ योगदान दिया और यह पत्र जिनोवीव के नाम से लिखा गया, जो उन दिनों कोमिटन का अध्यक्ष था। उसमें ब्रिटेन के साम्यवादियों का वहां विद्रोह कराने और ब्रिटिश थल सेना तथा नौसेना में अंदर से तोड़फोड़ कराने का हिदायत दी गई थी। आगे देखिए कि कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी पर साम्यवादियों का हमदर्द होने का आरोप लगाकर उस पर प्रहार किए और अक्टूबर में उसने पुनः सत्ता प्राप्त कर ली। उसकी सरकार 1929 तक कायम भी रही और इसी दौर में ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल हुई, जो कि नाकामयाब रही। मई 1926 में मजदूरी में कटौती और काम के घंटों में बढ़ोतरी की आशंका के खिलाफ ब्रिटेन के कोयला खान मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने पूरे तौर पर कोयला खान मालिकों का पक्ष लिया और 4 मई 1926 को 30 लाख श्रमिकों ने कोयला खानों श्रमिकों के प्रति सहानुभूति में हड़ताल की। हड़तालियों में रेलकर्मी, परिवहन मजदूर, इस्पात उद्योग श्रमिक तथा कुछ अन्य उद्योगों के भी मजदूर शामिल हुए और इस हड़ताल को आम हड़ताल के नाम से जाना जाता है। हड़ताल के प्रति सरकार के पूर्णतः विरोधी रवैये तथा आम जनता को उसके खिलाफ खड़ा करने के लिए किए गए भारी प्रचार के फलस्वरूप 12 मई को आम हड़ताल वापस ले ली गई। अब देखिए, फिर भी खान मजदूरों की हड़ताल कई महीने चलती रही, जो आखिर में पूरी नाकामयाबी के साथ समाप्त हो गई और श्रमिकों को कम मजदूरी तथा काम के अधिक घंटों की शर्त पर लौटने को मजबूर होना पड़ा। जब ब्रिटेन के आर्थिक संकट की चपेट में आया तब लेबर पार्टी ने वेतन और मजदूरी में कटौती तथा बेरोजगारी राहत और समाज कल्याण के अन्य कार्यक्रमों में कमी करके इससे मुकाबला करना चाहा। अधिकांश मंत्रियों ने इसमें साथ देने से इनकार कर दिया और फलतः उसे त्यागपत्र दे दिया गया। अब एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जिसमें ज्यादातर मंत्री जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और इस बीच ब्रिटेन में एक फांसीवादी आंदोलन भी उभरा जो यहूदियों के खिलाफ हिंसा की हिमायत करता था और जिसने अव्यवस्था तथा उपद्रव फैलाए थे। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य के गोरे अधिराज्य डोमिनियन जो थे, अर्थात गोरों से आबाद देशों के ब्रिटिश अधिराज्य लगभग स्वतंत्र हो गए और वे ब्रिटिश राष्ट्रकुल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य तो बने रहे, लेकिन अब ब्रिटिश कानून उन पर लागू नहीं रहे और वे अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलने लगे। अन्य पश्चिमी देशों की तरह ब्रिटिश सरकार ने भी फांसीवाद के तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। अब देखिए, फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता भी शुरू हो चुकी थी। वहां भी बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके पश्चात वहां लोकतंत्र कुछ दिनों तक स्थापित रहा और फिर जैसे क्या कहते हैं, नेपोलियन शासन किया, उसके बाद जो है धीरे धीरे फ्रांस की सत्ता में जो है डिक्टेटरशिप शुरू हो गई थी, तानाशाही शुरू हो चुकी थी और उसके बाद से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही फ्रांस में।
चलिए उसी को देखते हैं। तो फ्रांस में यह अस्थिरता का काल था। फ्रांस के मन में यूरोप की सर्वप्रमुख शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पल रही थी और उसने भारी शस्त्रीकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया। जर्मनी के कोयला तथा इस्पात उद्योगों को हथियाने के लिए फ्रांस द्वारा रूर घाटी पर कब्जा कर लिया गया। 1924 के बाद फ्रांस को रूर से वापस चलना पड़ा और 1933 में फ्रांस एक भारी घोटाले में डामाडोल हो उठा। एलेक्जेंडर स्टाविस्की नामक एक सेटोरिये ने लोगों को ठग कर 60 करोड़ फ्रैंक की विशाल संपत्ति अर्जित की। फ्रैंक जो है ये फ्रांसीसी करेंसी है। और इस घोटाले को बहाना बनाकर फांसीवादियों ने पेरिस पर कब्जा करके सरकार को भंग कर सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन साम्यवादियों तथा समाजवादियों ने इस फांसीवादी चाल को विफल करने के लिए श्रमिकों को लामबंद कर दिया था। और 1936 में फांसीवाद के खतरे का मुकाबला करने और खास तौर से श्रमिकों के कल्याण के लिए फिर आवश्यक आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से साम्यवादियों, समाजवादियों तथा आमूल परिवर्तनवादी समाजवादियों का एक जनमोर्चा गठित किया गया। जनमोर्चे ने चुनावों में भारी विजय पाई और साम्यवादियों, समाजवादियों और आमूल परिवर्तनवादी समाजवादियों ने मिलकर जनमोर्चा सरकार बनाई। और अपने शासन के प्रथम वर्ष में जब लियो ब्लूम प्रधानमंत्री था, जनमोर्चा सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। शस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, मजदूरी तथा वेतन में कटौती समाप्त कर दी गई और श्रमिकों के लिए सप्ताह भर के लिए 40 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया। फ्रांस की विदेश नीति का उद्देश्य अपनी महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं की पूर्ति करना और जर्मनी की ओर से किसी भी प्रकार के संभावित अतिक्रमण से अपनी रक्षा की व्यवस्था करना था। उसकी सह पर रोमानिया, यूगोस्लाविया तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गठजोड़ कायम हुआ था जो लघु सुदृढ़ संघ के नाम से प्रसिद्ध है। 1920 के दशक में उसने ऐसे सुरक्षा दुर्ग भी बनवाए थे ताकि जर्मनी से लड़ाई होने पर वह फ्रांस में तेजी से आगे न बढ़ पाए। यह रक्षा प्रणाली मेगिनो रेखा के नाम से विख्यात है। 1935 में उसने सोवियत संघ के साथ एक द्विपक्षीय सहायता समझौता किया और एडवर्ड दरादिया के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने ब्रिटिश सरकार की तरफ फांसीवादी देशों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। आगे देखिए कि अब देखेंगे कि पुर्तगाल तथा स्पेन की क्या हालात थे, क्योंकि ये भी यूरोप का ही पार्ट है तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, यूगोस्लाविया तथा अन्य देशों में सर्वसत्तावादी और अर्ध फांसीवादी सरकारें स्थापित की जा चुकी थी और 1930 के दशक के आरंभ में पुर्तगाल में सालाजार ने सेना की मदद से फांसीवादी तानाशाही कायम की थी। जर्मनी और इटली की फांसीवादी सरकारों से वह हमदर्दी रखता था और ब्रिटेन से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए उसने स्पेन में गणतंत्रवादियों को उखाड़ने में योगदान किया। स्वयं को गणतंत्र घोषित करने के बाद स्पेन को अनेक गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वह फेलेल्जे नामक एक फांसीवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन को कैथोलिक चर्च का समर्थन प्राप्त था और स्पेन फांसीवादियों ने राजनीतिक हत्याएं की और सेना में अपने कई समर्थक तैयार कर लिए। 1936 में स्पेन में चुनाव भी हुए और फांसीवाद के खतरे का सामना करने के लिए एक जनमोर्चा खड़ा किया गया। जनमोर्चा चुनावों में विजयी हुआ और इस मोर्चे में सभी समाजवादी दल, साम्यवादी दल, अराजकतावादी जिन्हें एनार्किस्ट तथा वामपंथी गणतंत्रवादी शामिल थे। जनमोर्चा सरकार ने हजारों राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक कदम भी उठाए। स्पेन फांसीवादी फेलेल्जे सेना के जनरलों के साथ जा मिले और स्पेन में घोर गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब देखिए जर्मनी में नाजीवाद की विजय होती है और वहीं से जो है जर्मनी का काफी विध्वंस भी आरंभ होता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन बाद में धीरे धीरे किस प्रकार से ये एक विकट घटनाक्रम के रूप में हिटलर जो है वहाँ पे अपने आप को जमाता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस काल की सबसे गंभीर घटना जर्मनी में फांसीवाद की विजय थी। फांसीवाद का जर्मन रूप नाजीवाद सबसे अधिक बर्बरतापूर्ण था। फांसीवाद को एक तरह समझ लीजिए कि एक तरह से तानाशाह का ही एक रूप है। तानाशाही मतलब होती है कि फांसीवाद, और वहाँ पे जो था नाजीवाद, जो एक नाजी पार्टी थी जो जीत गई थी हिटलर के नेतृत्व में, उसी के बारे में जिक्र है। इटली के फांसीवाद की तरह जर्मनी का नाजीवाद भी राजनीतिक लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता को हिकारत की नजर से देखता था, युद्ध की महिमा का गुणगान करता था। जिस प्रकार इटली के फांसीवादी रोमन साम्राज्य के वैभव का पुनर्प्रतिष्ठित करने का नारा लगाते थे, उसी प्रकार जर्मनी के नाजीवादी प्राचीन टियोटोनी साम्राज्य की महानता को फिर से वापस लाना चाहते थे। नाजियों ने गैर यहूदी जर्मन में सामी
जाति यानी यहूदियों के प्रति विरोध की भावना को उभारा था। उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदी ही जिम्मेदार थे। आगे देखिए, उन्होंने जर्मन जाति की शुद्धता और सुनहली आर्य नस्ल का ढिंढोरा पीटा। उनका ध्येय जर्मन नस्ल के सभी लोगों को एक राज्य में संगठित करने का था, ताकि महान जर्मनी राज्य का निर्माण किया जा सके। उन्होंने अपने लोगों के भरण पोषण के लिए भूमि और प्रदेशों का दावा भी किया, और उनका कहना था कि अतिरिक्त जर्मन आबादी को बसाने के लिए अधिक भूमि और प्रदेश की आवश्यक है। नाजियों ने जर्मन लोगों के युद्ध में पराजित होने के अपमान के भाव का उपयोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया था। उन्होंने लोगों को थोपी गई शांति का उन अन्यायपूर्ण धाराओं की याद दिलाई जिनके तहत जर्मनी को युद्ध अपराध स्वीकार करने और क्षतिपूर्ति पर राजी होना पड़ा। उन्होंने लोगों को इस सब का मार्जन करके राष्ट्रीय स्वाभिमान वापस दिलाने का सब्ज बाग दिखाया। इन विचारों को सेना से भी काफी समर्थन मिला, जिसके ज्यादातर अफसर जमींदार वर्ग के थे। ये लोग अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्हें जर्मन उद्योगपतियों का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि समाजवादी साम्यवादी दलों के प्रबल होने से वे लोग चिंतित हो उठे थे। इतालवी फांसीवादियों की तरह नाजियों ने भी सशस्त्र स्वयंसेवक तैयार किए, जिन्हें यस ए कहा जाता था, और इनको आमतौर पर भूरी शर्टधारी कहा जाता था। भूरी भूरी शर्टधारी मतलब ब्राउन शर्ट्स, ठीक है। ये लोग दिनों दिन बढ़ते पैमानों पर फांसीवाद विरोधियों तथा यहूदियों की पिटाई और हत्या करने लगे, और उनकी संपत्ति नष्ट करने लगे, उन्हें तरह तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित करने लगे थे। 1930 तक भूरी शर्टधारियों की संख्या लगभग 1 लाख पर पहुंच गई, और उनके और साम्यवादियों के बीच अक्सर झड़पें हो जाती थी। लेकिन नाजियों की बढ़ती नृशंसता को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर भी 1929 के आर्थिक संकट के पूर्व तक नाजियों का जन समर्थन सीमित था, और 1928 के चुनावों में उन्होंने राइक्सटाग में केवल 12 सीटें जीती थी। उन्हें समाजवादी लोकतंत्रवादियों के 90 लाख और साम्यवादी पार्टी के 30 लाख वोटों के मुकाबले सिर्फ 8 लाख के आसपास वोट मिले थे। आगे देखिए, 1930 के चुनावों में उनको प्राप्त मतों की संख्या 65 लाख पहुंच गई थी, और अप्रैल 1932 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में पाल फान हिंडनबर्ग, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना का नेतृत्व किया था और अब 80 की उम्र पार कर चुका था, और 1 करोड़ 85 लाख मत प्राप्त करके विजयी हुआ। इस चुनाव में हिटलर को 1 करोड़ 10 लाख मत मिले, और जुलाई 1932 में राइक्सटाग के लिए जो चुनाव हुए उसमें नाजी पार्टी सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी थी। 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और हिटलर ने हिंडनबर्ग को राइक्सबाग को भंग करके 5 मार्च 1933 को उसके नए चुनाव कराने के लिए मना लिया। चुनाव के 5 दिन पहले 27 फरवरी 1933 को राइक्सटाग की इमारत में आग लगा दी गई, और आनन फानन में हजारों लोग गिरफ्तार कर दिए गए, जिनमें जार्जी दिमित्रोव भी शामिल था। दिमित्रोव बुल्गारिया के साम्यवादी दल का नेता था, उन दिनों जर्मनी में ही था, और चंद महीनों के अंदर हिटलर ने अपनी तानाशाही की जड़ें जमा ली। उसने समाजवादी लोकतंत्रवादियों साम्यवादियों श्रमिक नेताओं तथा अन्य नाजी विरोधियों को आतंकित करने और उनकी हत्या कराने का रास्ता अपनाया। समाजवादी लोकतंत्रवादी दल तथा साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन बैठा। सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने गोपनीय रूप से देश को फिर से हथियार बंद करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1933 में जर्मनी राष्ट्र संघ से अलग हो गया, और जर्मनी ने वायुसेना का गठन आरंभ कर दिया, जबकि वर्साय की संधि में इस पर स्पष्ट पाबंदी लगा दी गई थी। मार्च 1935 में हिटलर ने घोषणा की कि वर्साय की संधि ने जर्मन सैनिक शक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए थे उनसे अब जर्मन बंधा हुआ नहीं है। उसने थल सेना तथा वायुसेना के पुनर्गठन के साथ ही एक नौसेना का निर्माण भी आरंभ कर दिया। जुलाई 1936 में विसैन्यकृत राइनलैंड पर जर्मन सेना काबिज हो गई, और वर्साय की संधि की शर्तों का पूर्ण उल्लंघन करने वाले इन कदमों का किसी भी पश्चिमी ताकत ने कोई विरोध नहीं किया। अब देखिए, राष्ट्र संघ का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 44 सदस्य थे। कितने? 44, 44 सदस्य थे, और रूस और जर्मनी, जिन्हें की इरादतन बाहर रखा गया था, इसमें शामिल नहीं थे। यूरोप के बहुत से देश, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, एशिया से ईरान, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत, जो कि अभी औपनिवेशिक ही था, और अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका संघ, इथियोपिया, लाइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके सदस्य थे। संघ की संघ की एक महासभा, एक परिषद तथा एक सचिवालय था,
और महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था और प्रत्येक देश को एक मत देने का अधिकार था। आरंभ में परिषद के 9 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश स्थायी सदस्य और शेष 4 अस्थायी सदस्य थे। और आज भी भारत भी इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में ही शामिल है। आगे देखिए, 1926 में जर्मनी को दाखिल किया गया, तो 5वीं स्थायी सदस्य इसी को बनाया गया था। जर्मनी को लोकार्नो, स्विट्जरलैंड में 1925 में आयोजित बैठक में दाखिल दिया गया था और बैठक में जर्मनी सहित 7 यूरोपीय देश शामिल हुए थे, लेकिन सोवियत संघ को बाहर ही रखा गया था। इस बैठक में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत जर्मनी व बेल्जियम के बीच की मौजूदा सीमाओं को स्थायी माना गया और 1928 तक यूरोप के सभी देश राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे। सोवियत संघ को 1934 में दाखिला दिया गया और तब तक जर्मनी और जापान संघ का त्याग कर चुके थे। ये संघ में यूरोपीय देशों का, खासतौर से ब्रिटेन और फ्रांस का बोलबाला था और जिस किसी विवाद से कोई बड़ी ताकत उलझी होती थी, उसमें अतिक्रमण को रोकने, सदस्य देशों की स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने और शांति की हिफाजत करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुआ। जापान ने मंचूरिया पर कब्जा करके वहां मंचूकू नाम की एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह नग्न अतिक्रमण की पहली बड़ी कार्रवाई थी। लीग ने मंचूकू सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन जापान से उसे यह कहते नहीं बना कि वह 1931 से पूर्व की व्यवस्था पुनः स्थापित कर दे और अपना अतिक्रमण वापस ले ले। आगे देखिए कि कुछ साल बाद ही जापान ने चीन पर भारी हमले शुरू कर दिए और अक्टूबर 1935 में इटली ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर इथियोपिया पर आक्रमण किया। नवंबर में संघ ने इटली के खिलाफ सीमित आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की और मई 1936 में इथियोपिया के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद इटली ने संघ के इस सदस्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। जुलाई 1936 में सीमित आर्थिक प्रतिबंध भी वापस ले लिए गए और सोवियत संघ ऐसा एकमात्र देश था जिसने अतिक्रमण को रोकने के लिए शक्ति प्रयोग और ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ फांसीवाद विरोधी मोर्चा कायम करने की हिमायत की। अक्टूबर 1936 में इटली और जर्मनी ने एक राजनीतिक सहयोग पर समझौता किया और यह समझौता रोमन बर्लिन धुरी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? रोमन बर्लिन एक्सेस के नाम से प्रसिद्ध है। और नवंबर 1936 में जर्मनी और जापान के बीच एक कोमिटन विरोधी समझौता हुआ था। 1937 में इटली राष्ट्रसंघ से बाहर आ गया। आइए अब देखेंगे स्पेन का गृह युद्ध भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था किस प्रकार से वहां पे फांसीवादी आंदोलन शुरू हुए थे और लोकतंत्रवादियों और समाजवादियों को धीरे धीरे उनके विरोध शुरू हुए थे और फांसीवादियों का उदय हमें देखने को मिलता है स्पेन में। तो अब देखेंगे वहां पे गृह युद्ध किस प्रकार से हुआ। इटली और जर्मनी के संयुक्त अतिक्रमण का यूरोप में पहला शिकार स्पेन हुआ। जुलाई 1936 में फांसीवादियों ने देश के अंदर स्पेनी उपनिवेश में भी सैनिक विद्रोह करवा दिए और विद्रोहियों का प्रमुख नेता जनरल फ्रैंको था। वह स्पेन के मोरक्को स्थित उपनिवेश से अपनी सेना को लेकर विद्रोहियों का साथ देने स्पेन पहुंच गया। 3 साल तक भीषण गृह युद्ध चलता रहा और इस बीच गणतंत्र विरोधी फांसीवादी शक्तियों और उनके सहयोगियों ने, जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहते थे, गणतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के लिए इटली और जर्मनी की सहायता प्राप्त कर ली थी। स्पेनी गृह युद्ध ने यूरोप के 2 फांसीवादी देशों को एक साथ जोड़ दिया और उन्होंने स्पेनी फांसीवादियों की सहायता से भारी मात्रा में शस्त्र, गोला बारूद और विमान स्पेन में झोंक दिए और अपनी फौजें भी वहां उतार दी थी। विद्रोहियों ने विदेशी सहायता से देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और उन सभी देशों के लोग जिन पर किसानों तथा गणतंत्रवादियों का समर्थन करने का संदेह था, आतंक का नंग नृत्य मचा दिया था। ऐसे नाजुक समय में इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य हस्तक्षेप की नीति पर कायम रहे और इस नीति का मतलब यह था कि गणतंत्रवादियों को तो कोई मदद नहीं मिल सकती थी और उधर फ्रैंको को जर्मनी तथा इटली की सैनिक सहायता निर्बाध मिलती रही, क्योंकि ये भी दोनों, जर्मनी और इटली में भी फांसीवाद था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पेन में भी फांसीवाद को स्थापित कर दिया जाए, इसलिए वो दोनों मदद कर रहे थे। आगे देखिए, गणतंत्रवादियों के समर्थन में आगे आने वाला देश एकमात्र देश सोवियत संघ था और गणतंत्रवादियों ने नागरिकों की सहायता से अपनी प्रतिरक्षा का संगठन किया। नवंबर 1936 में उन्होंने राजधानी मैड्रिड की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर की और फ्रैंको की सेना को उस पर कब्जा नहीं करने दिया। स्पेनी गृह युद्ध ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया और 50 से ज्यादा देशों के फांसीवाद विरोधी लोगों ने
स्पेनी गणतंत्र की रक्षा के निमित्त लड़ने के लिए अपने नाम स्वयंसेवकों के रूप में दर्ज कराए। 40,000 स्वयंसेवकों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड तैयार कर ली गई और स्पेन में लड़ते हुए उनमें से हजारों लोगों ने अपने प्राणों को आहुति दे दी। इनमें जर्मन और इतालवी फांसीवाद विरोधी लोग भी शामिल थे और जर्मन स्वयंसेवकों की बटालियन का नाम थालमन बटालियन रखा गया था। आगे देखिए, थालमन जर्मन साम्यवादी नेता था जिसे नाजियों ने यातना शिविर में भेज दिया था और बाद में मार डाला था। स्पेन के युद्ध को मात्र एक स्पेनी मामले के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे फांसीवाद तथा आक्रामक प्रवृत्ति के खतरे से ग्रस्त पूरी दुनिया का मामला माना गया। स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सहानुभूति का आश्वासन देने जवाहरलाल नेहरू स्पेन गए थे और विश्व के विभिन्न भागों के बहुत से लेखक, कवि और कलाकार स्पेनी युद्ध में लड़े और उन्होंने विश्व लोकमत को गणतंत्र के समर्थन में लामबंद किया। 20वीं सदी के सबसे बड़े चित्रकार पिकासो का गुएर्निका का चित्र बहुत महत्वपूर्ण कलाकृति माना जाता है और गुएर्निका स्पेन का एक शहर था जिसे फांसीवादियों के विमानों ने बमबारी करके तहस नहस कर दिया था। फरवरी 1939 तक स्पेन का अधिकतर भाग फांसीवादियों के हाथों में आ चुका था और ब्रिटेन तथा फ्रांस ने कुछ समय तक संयुक्त राज्य ने भी फ्रैंको की सरकार को मान्यता दे दी। मैड्रिड नगर मार्च के अंत तक प्रतिरोध करता रहा, लेकिन इस नगर के पतन के साथ ही स्पेन पर फांसीवादी सत्ता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है ये यूरोपीय परिदृश्य यहीं पे समाप्त होता है और इसमें हमने पढ़ा कि कैसे यूरोप के जो विभिन्न देश थे उन पर फांसीवादी लोगों का वर्चस्व समाता जा रहा था और फांसीवाद को बड़ा ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त होता जा रहा था। लेकिन फांसीवादी व्यवस्था कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, एक तरह से ये तानाशाही की व्यवस्था है जहाँ पर आप क्या कहते हैं एक तानाशाह के नियंत्रण में आ जाते हैं। जिस प्रकार से आज के समय में उत्तरी कोरिया में क्या कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं फांसीवाद ही है जो तानाशाह किम जोंग उन के शासन चल रही है। और इसी प्रकार से यूरोप में इस काल के दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इस प्रकार से कई सरकारों का गठन हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बड़े हुए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।